गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। संचयन पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर है हमारा स्मृति, चैप्टर 2 श्री राम शर्मा का। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो धोतियों के सहारे नीचे उतर रहा था उसका मंझला भाई, तो वहां जो उसको भय था उसी को मैं बताया गया। देखो, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारने में बाएं हाथ का खेल समझता था, क्योंकि उसे पता है उस डंडे से उसने कई सांप मारे थे। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, मतलब बिल्कुल अब नीचे उतरने वाला है, थोड़ी सी दूर है, तब ध्यान से नीचे देखा कि अक्ल चकरा गई। सांप जो है फन फैलाए धरातल से, यानी नीचे जमीन से एक हाथ ऊपर उठा, मतलब सिर्फ उसकी पूंछ जो है नीचे जमीन पर है, बाकी वो लहरा रहा है सांप फन फैला के उसको मारने के लिए। किसको मारने के लिए? क्या उसको धसने के लिए, जो मंझला भाई है। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र यानी आगे का भाग ऊपर उठा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि इसको मैं कब ढसूं। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, डंडा जो उतर रहा तो मूव करेगा सही ना वो, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, यानी कि जैसे ये उतरेगा मैं इसको डस लूंगा, तो इसलिए घातक चोट कहा गया। सपेरे जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुकार मारकर चोट करता है, उसी तरह यहाँ कहा गया है। देखो, देखिए आप लोग इसी में एक सेकेंड, हाँ, जो घात लगा के वो बैठा था कौन सांप, कि भाई अब इसको डसेगा, तो उसी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि जो फन फैलाकर बैठा है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी उसका विरोधी मैं ही था। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटका रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। डेंग मतलब कि जो कुएं की मेड़ ऊपर से बंदी हुई थी ना वो, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि यानी इसकी जो गोल चक्कर के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप के 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। अगर वो नीचे बिल्कुल उतर जाता धरती पर तो वो सांप उसको ढस ही लेता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास, जो उसका व्यास कहते गोलाई बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में से सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर ही वो रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, यानी कि जो उसकी चिट्ठियां बीचों बीच थी। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। जब क्या उतरेगा तब तो सांप को मार नहीं सकता, इसलिए कह रहा है वो लेखक। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी की पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतने बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता, जो उनका जो एक फोकस कर रहे थे वो, कि भी मुझे इन चिट्ठियों को लेना है और सांप को मारना, वो बढ़ती जा रही थी। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए, मतलब कि जो अपने पैरों को तो कुएं कहाँ रख दी उसने, दोनों कुएं की बगल में लगा दिए, और दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा, जिससे क्योंकि उसको लगा सांप को, क्योंकि सांप क्या होता है, आंखों से अंधे होते हैं सांप, ठीक है, उनको दिखता नहीं है, और कानों से बहरे भी होते हैं वो, आपको पता हो तो। सिर्फ वो बीन जो होता है ना, बीन बच के पास होते हैं, दो बीन से वो सुन रहा है, वो बीन का जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेट, उसी वाइब्रेशन से वो मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं और इस तरह फन फैलाते हैं वो, ठीक है। तो जैसे वो मिट्टी गिरी, क्योंकि कच्चा कुआं था, वैसे ही मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांग कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप ने दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से हटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी कि आंखें चार से मतलब कि 2 आंखें तो किसकी थी, लेखक की, और 2 आंखें जो हमको दिखती है कि भाई सामने वाला भी देख रहा होगा वो सांप। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति
आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, यानी कि आकाश में पुष्प के समान था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजना कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती। मिथ्या मतलब कि जैसे हम सोचते हैं ना उस तरह कि भाई ये चीज कार्य होगा, और वो मिथ्या जैसे कि झूठी निकलेगी। मिथ्या मतलब कह सकते हो आप झूठी हो सकती है। तो मनुष्य का अनुमान के भी वो बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, उसको झूठा भी हो सकता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान भी न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह पर खड़ा होना है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां कैसे उठाता, क्योंकि सांप जो है बीचों बीच बैठा था और चिट्ठियां भी उसके नीचे थी। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने के लिए ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों मतलब कि अपने अपने जो किस पैतरे को मतलब किस तरह वो अपने एक दूसरे को मुद्रा की स्थिति, पैतरा मतलब मुद्रा की स्थिति में। सांप तो ढसने के लिए तैयार था और लेखक जो उतरने के लिए तैयार था, तो उसी के लिए यहाँ कहा गया पैतरा। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे जैसे वो खड़ा था उस समय, किस पोजीशन में। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे कि कब कौन ढसने वाला है या कब किसका आक्रमण होगा, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। तब तक सांप ने वार ना किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। डंडे से जो है सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। ठीक है। अब यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था। कुर्ता जो उसने ऊपर पहना, नीचे लंगोट तो उसने धोती बांध ली थी रस्सी का शेप देने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसने फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। मतलब जो पहला मार्ग था उसका वो तो उसने छोड़ा और दूसरे मार्ग की तरफ वो बढ़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया जैसे ही, ठीक है, कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी कि भाई डंडा छूट पड़ा तो मैं ना मालूम होता कितना ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीम सा लगा। पीव मतलब कि जो डसा है ना, डंडे को डस लिया मतलब उसने किसने, सांप ने। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता पर पहले ही कायल था। यानी कि उसे पता था सांप तो डसेगा तो मैं मरूंगा ही, उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूफू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। यह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, क्योंकि पहले भी कई बार जो है मतलब इस डंडे से उसने कई सांप को मारा था, इसलिए वो कह रहा है। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। बंधुत्व का नाता फूफू करके और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल आया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भात्र इसने जो भाई का प्रेम है कि ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, मतलब कि ऐसे फिजूल न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडे से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुल्लक
गुंजक मारता हुआ। अब देखो गुंजक यानी गांठ यानी गुत्थी मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता तब हजारों ढंग बचाने के। यानी अगर आपको कोई मार नहीं सकता, जैसे ना बोलते हैं कि कोई मारने वाले से बचाने वाला होता है, या फिर जिसे अगर आपकी मृत्यु नहीं है तो आप बच सकते हो, तो इसीलिए बोल रहा है वहां पे कि तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते। और देवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खिंच जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड को चुन लिए, फटाफट उठा लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। देखो बच गया वो लेखक। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उसमें खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी, पर उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। एक हाथ से तो चिट्ठियां ले ली, दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो मैं उसके दांत गाड़ देता। मतलब कि अगर वो डंडा नहीं होता ना तो वो जो है डंडा वो जो है उसको गाड़ देता अपने दांतों को। किस पे? उस पे, उसके हाथ पर। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना कहीं लगाए हुए जो है 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। देखो बाहें भर गई, यानी कि बहुत सांसें फूल गई, छाती फूल गई, धोकनी चल रही थी, पर एक एक इंच करके जो है धोकनी यानी कि उसकी धड़कन चल रही थी। एक एक इंच करके सड़क कर अपने भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान करना कठिन था। और फिर किशनपुर के लड़के को ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर करके साफ करके धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। और इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है और हमने 3 पार्ट में इस पार्ट को पढ़ा है। ओके बाय बच्चों।